कैसे हैं बेटा आप सभी लोग। तो पिछले वीडियो में हमने संविधान का भाग 1 पढ़ लिया था। मैंने आपको बताया था कि संविधान में कुल मिलाकर 22 भाग हैं और उन्हीं भागों को हम अलग अलग पढ़ते जाएंगे। तो भाग 1 में आपने भारत और उसके संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे संविधान के भाग 2 के बारे में। संविधान का भाग 2 क्या कहता है? भाग 2 बात करता है नागरिकता की। नागरिकता, सिटीजनशिप। क्या होता है नागरिक? एक व्यक्ति अगर किसी देश का नागरिक है तो इस नागरिक होने का मतलब क्या है? तो बेटा, नागरिक ही उस देश का मूल निवासी माना जाता है। मूल निवासी का मतलब ये समझिए, या ये समझिए नागरिक होने के फायदे क्या हैं जो आप कहना चाहो। देखो, भारत में कोई आकर अगर रहने लगा तो उसको वो सारे अधिकार मिल जाएंगे जो आपको भी मिलते हैं, कुछ विशेष अधिकारों को छोड़कर। और उन विशेष अधिकारों में सबसे बड़ा अधिकार है वोट देने का अधिकार। बेटा, इस बात को समझना होगा कि नागरिक बनने से आपको जो सबसे अलग चीज मिलती है वो है वोट देने का अधिकार। तो बेटा बात समझिए, भारतीय संविधान में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता बताई गई है। क्या बताई गई है? नागरिकता। तो बेटा मैं वही बता रहा था कि इस नागरिकता का मतलब क्या है। इस नागरिकता का मतलब क्या है? जैसे कोई विदेशी भारत में घूमने आया, अमेरिका का हो सकता है, जापान का हो सकता है, चाइना का हो सकता है, वो भी आपके यहाँ कमरा ले सकता है किराए पर, वो भी आपके यहाँ शॉपिंग कर सकता है, वो भी आपके यहाँ घूम सकता है, वो यहाँ पर 2, 4, 5, 10 महीने या 2 साल रह भी सकता है। सर ऐसे कैसे रह लेगा 10 साल तक? मान लीजिए वो किसी कंपनी की तरफ से आया है। जैसे सुजुकी कंपनी भारत में है, सुजुकी कंपनी विदेशी कंपनी है, भारत में है। सैमसंग कंपनी है, भारत में है। अब सैमसंग का व्यक्ति होगा तो जाहिर सी बात है सैमसंग कंपनी की तरफ से आएगा तो विदेशी होगा, तो वो 2-4 दिन क्या 2-4 साल भी रह सकता है। तो उसको कहीं ना कहीं वो सारे अधिकार मिलेंगे जो आपको मिलते हैं। मान लीजिए वो 5 साल रहना चाहता है तो आपके यहाँ मकान भी खरीद सकता है रहने के लिए, रेंट पे ले सकता है, सामान खरीद सकता है, तो वो सारे काम कर सकता है। लेकिन उसको एक चीज नहीं मिलेगी। क्या? वो है चुनाव में खड़े होने का अधिकार या वोट देने का अधिकार। क्यों? और सारे अधिकार वो ले सकता है, केवल चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता। चुनाव में खड़ा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि वोट नहीं डाल सकता। क्योंकि चुनाव में वही व्यक्ति खड़ा हो सकता है जिसको वोट देने का अधिकार हो, और वोट देने का अधिकार केवल उस देश के नागरिकों को ही होता है। तो बेटा, नागरिकता होने का या नागरिक बनने का जो सबसे बड़ा फायदा है वो यही है कि आपको उस देश में रहने वाले सभी अधिकार या उस देश द्वारा दिए जाने वाले सभी अधिकार अपने आप मिल जाते हैं। आपको कुछ भी करना नहीं पड़ेगा अगर आप उस देश के नागरिक हो तो। बात करें भारत की, तो भारत में जो नागरिकता है वो एकल नागरिकता है। भारत में जो नागरिकता है बेटा, एकल नागरिकता है। एकल नागरिकता पढ़ लो या एकहरी नागरिकता पढ़ लो। एकहरी नागरिकता। क्या सर ये एकहरी नागरिकता क्या होती है? बेटा, भारत का नागरिक जो होगा वो केवल भारत का ही नागरिक होगा। आप एमपी के रहने वाले हो, आप एमपी के नागरिक नहीं हो सकते। आप एमपी के मूल निवासी हो सकते हो पर नागरिक नहीं हो सकते। नागरिक तो आप भारत के ही होगे। नागरिक तो आप भारत के ही कहलाओगे। कोई व्यक्ति एमपी का नागरिक नहीं हो सकता, क्योंकि भारत में जो नागरिकता होती है वो देश की नागरिकता होती है, राज्य की नागरिकता नहीं होती। जैसे अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। इस बात का मतलब यह है कि अमेरिका में रहने वाला व्यक्ति 2 तरह की नागरिकता प्राप्त करता है। उसको उस शहर की भी नागरिकता मिलती है जिस शहर का वो रहने वाला है,
और उसे अमेरिका यानी कि देश की नागरिकता भी मिलती है, तो एक व्यक्ति पहले अमेरिका का नागरिक होगा, उसके बाद शिकागो का नागरिक होगा, एक व्यक्ति अमेरिका का नागरिक होगा, फिर वो वॉशिंगटन का नागरिक होगा। इस तरह से उसको दोहरी नागरिकता मिलती है अमेरिका में, पर भारत में सिस्टम लागू नहीं है। भारत में जो नागरिकता है वो एकहरी ही नागरिकता है। तो बेटा बात करेंगे हम संविधान के भाग 2 की। संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता परिभाषित की गई है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक नागरिकता परिभाषित की गई है, नागरिकता परिभाषित की गई है, और यह संविधान का भाग 2 है, संविधान का भाग 2। आप ऐसे लिखो, रोमन में लिखो या जैसे लिखना चाहो वैसे लिख लो, भाग 2। इसे समझने से पहले आपको कुछ चीजें समझनी होंगी बेटा, कि जो नागरिकता की बात हम कर रहे हैं संविधान में अनुच्छेद 2 की, ये बात हम कर रहे हैं जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन की। जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, संविधान के लागू होने की तिथि, उस दिन की बात कर रहे हैं। वर्तमान समय में यह नागरिकता अधिनियम काम नहीं करता है, क्योंकि अब जिस तरह से आपको नागरिकता मिलती है, अब जो आपको नागरिकता मिलती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत तो जो अनुच्छेद 5 से 11 में वर्णित किया गया है, 5 से 11 के अलावा, अब 5 से 11 ना पढ़ के हम इसको 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे इसको 5 से 8, उसके अलावा 9 से 11। हम इसे 2 हिस्सों में पढ़ेंगे, 5 से 8 और 9 से 11। 2 हिस्सों में क्यों पढ़ेंगे कि मैं आपको पूरा समझाता हूं, क्योंकि जिस दिन संविधान बन रहा है उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, ये अनुच्छेद 5 से लेकर 8 तक कहा गया। जिस दिन संविधान बन रहा है उस दिन भारत का नागरिक कौन होगा, ये बात अनुच्छेद 5 से 9 तक में और 5 से 11 तक में बात करी गई है। आज भारत का नागरिक क्या हो, कौन होगा, या आज भारत का नागरिक कैसे बन सकते हैं, ये बात इसमें नहीं कही गई है, क्योंकि ये बात हम कर रहे हैं उस वक्त की जब देश आजाद हुआ है। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं भारत का डिवाइडेशन देखा है, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान के रूप में, तो उस वक्त ये समस्या का विषय था भारत के लोगों के बीच में कि भारत का नागरिक कौन बनेगा, भारत का नागरिक कौन बनेगा, ये बहुत समस्या का विषय था। तो उस वक्त संविधान लागू करते वक्त अनुच्छेद 5 से 11 में ये स्पष्ट रूप से वर्णित कर दिया गया कि भारत का नागरिक आज, यानी कि जिस दिन हम संविधान लागू कर रहे हैं उस दिन कौन कौन है। उसके बाद कौन बनेगा, 1950 के बाद कौन बनेगा, संविधान लागू होने के बाद कौन बनेगा, ये डिसाइड किया गया 1955 में। तो याद रखना, आज अगर कोई व्यक्ति भारत की नागरिकता लेना चाहे तो वो अनुच्छेद 511 के तहत नहीं लेगा, वो नागरिकता लेगा भारत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो उस दिन जो कहा गया हम उसको पढ़ लेते हैं। तो आपको याद होगा कि जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी समस्याएं आई। बहुत सारी समस्याएं ये आई कि कहीं ना कहीं देश के 3 टुकड़े हो गए, भारत, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। तो कहा गया कि अब हम किसको नागरिक भारत का माने, किसको भारत का नागरिक माने। तो सबसे पहले बात करते हैं हम अनुच्छेद 5 की। किसकी बात करते हैं, अनुच्छेद 5 की। तो अनुच्छेद 5 में कहा गया कि 3 बातें कही गई। क्या बातें कही गई, अनुच्छेद 3 में 3 बातें कही गई। अनुच्छेद 5 में 3 बातें कही गई। पहली बात यह कही गई कि हम हर उस आदमी को भारत का नागरिक मान लेंगे, हम हर उस आदमी को भारत का नागरिक मान लेंगे जिसका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, अविभाजित भारत में हुआ हो। हम हर उस आदमी को भारत का नागरिक मानेंगे जिस व्यक्ति का जन्म अविभाजित भारत में, अविभाजित भारत मतलब जब पाकिस्तान डिवाइड नहीं हुआ था, अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका जन्म पाकिस्तान वाले एरिया में हुआ था, जो भारत पाकिस्तान में चला गया उस हिस्से में हुआ था, लेकिन वो अगर यहाँ पर है उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आई। दूसरी शर्त ये रखी कि अगर ऐसा नहीं हुआ है,
अगर ऐसा नहीं हुआ है कि जिसका जन्म भारत में नहीं हुआ, वो मान लीजिए कि उसके माँ या बाप आज़ादी की लड़ाई के लिए किसी विदेश में रह रहे थे, आज़ादी की लड़ाई के लिए किसी विदेश में रह रहे थे कुछ समय के लिए, तो वहां पे चले गए थे और जन्म हो गया बाप वहां पर और वापस भारत में आ गए, मतलब जन्म उसका विदेश में हो गया, कैसे भी करके जन्म विदेश में हो गया। कनाडा चले गए थे कुछ समय के लिए, साउथ अफ्रीका चले गए थे, जैसे गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे, गांधी जी ने आंदोलन चलाए थे साउथ अफ्रीका तक जाके। अब साउथ अफ्रीका गांधी के साथ कोई आदमी चला गया, अब वहां पर उसके बच्चे का जन्म हो गया और वो वापस भारत आ गया आंदोलन खत्म होने के बाद। अब आप कहोगे जिसका जन्म भारत में हुआ वही भारत का नागरिक होगा, तो कहेगा साहब मेरा जन्म तो भारत में नहीं हुआ, मैं तो अफ्रीका में पैदा हुआ था, अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई, अगर आपका नहीं हुआ तो आपके माता या पिता किसी का जन्म भारत में हो, माता या पिता का जन्म भारत में हुआ हो, का जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो। अब हो सकता है कि ऐसा भी कोई हो कि साहब मेरे तो माता पिता का जन्म भी भारत में नहीं हुआ था, क्यों? उस टाइम भी मेरे दादाजी लड़ाई लड़ रहे थे, दादाजी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, तो वो भी पाकिस्तान में वहां पे विदेश में लड़ रहे थे, तो उनका जन्म भी भारत में नहीं हुआ हो। तो अब क्या किया जाए कि मेरा भी नहीं हुआ उनका भी नहीं हुआ, अब क्या करोगे? तो उन्होंने कहा ठीक है भाई तसल्ली रख, इतना टेंशन मत ले, एक रास्ता हम और देते हैं कि भाई जिस दिन संविधान लागू हो रहा है, जिस दिन संविधान लागू हो रहा है तब तक आपको भारत में रहते हुए 5 साल हो गए हो, तब तक आपको भारत में रहते रहते 5 साल हो गए हो, यानी कि कम से कम 5 वर्ष भारत में रह चुका हो, 5 वर्ष भारत में रह चुका हो। अगर आप इन तीनों शर्तों में से, अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक शर्त, सब नहीं, अथवा लगा हुआ है, सब में क्या लगा हुआ है? अथवा, अथवा। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक शर्त पूरी कर देते हो तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा, तो आपको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है कि आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने पड़ेंगे या ऐसा करना पड़ेगा। इन तीनों में से अगर आप कोई भी शर्त पूरी करते हो तो इस अनुच्छेद 5 के तहत आप भारत के नागरिक स्वतः बन जाते हो, आपको कोई 3-5 करने की जरूरत नहीं है। क्या इतनी बात बेटा समझ में आई? ठीक। अब क्या होता है बेटा कि अगर आप ऐसी शर्तें पूरी नहीं करते, अगर आप ये शर्तें पूरी नहीं करते, क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपको याद होगा कि जब भारत डिवाइड होना चालू हुआ तो इस बात की शुरुआत बहुत पहले से चालू हो चुकी थी, बहुत पहले ही लोगों को पता चल चुका था भारत के आज़ाद होने से पहले कि ये तो तय हो चुका है कि पाकिस्तान बनकर ही रहेगा, पाकिस्तान बनकर ही रहेगा। तो क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो पाकिस्तान में रहते थे, सिंध में रहते थे, पाकिस्तान वाले एरिया में रहते थे, उनको पता चल गया कि भारत आज़ाद होने वाला है और भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों के रूप में डिवाइड होने वाला है, और वो नहीं चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहें। तो उन्होंने क्या किया, भारत आना चालू कर दिया, रेलें भर भर के आई, आपने गदर फिल्म में देखा होगा, भर भर के रेलें आई, बिना किसी सोच के, बिना किसी जानकारी के, बिना किसी नियम कायदे कानून के, भर भर के जैसे जिसका मन किया वो आता चला गया। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा घाटा हुआ कि अंदाजा ही नहीं था कि कितने लोग आ जाएंगे, और अंदाजा नहीं था, देखो भारत से पाकिस्तान भी गए और पाकिस्तान से भारत भी आए, तो लोग बिना किसी गिनती के, बिना किसी जानकारी के बस भागते हुए चले आए। तो सरकार इस बात से परेशान हो गई, सरकार इस बात से परेशान हो गई, तो उन्होंने क्या किया कि 19 जुलाई 1948 को एक रजिस्ट्रेशन एक्ट, रजिस्ट्रेशन या जिसे कहें पंजीकरण, पंजीकरण कानून बना दिया, पंजीकरण कानून बनाया। तो क्या होता है कि अगर कोई आदमी 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया, अगर कोई आदमी, ये बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 6 की, बात कर रहे हैं हम अनुच्छेद 6 की, अनुच्छेद 6 की, इसमें लिखा है पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों को
नागरिकता किस तहत दी जाएगी? अनुच्छेद 6 में इसका वर्णन किया गया है। अगर कोई आदमी, अच्छा रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना? वो बना 19 जुलाई 1948 को रजिस्ट्रेशन एक्ट, क्योंकि उस टाइम तक लोग भर भर के आ रहे थे बिना किसी गिनती के, असंख्य लोग भारत में आ रहे थे, तो बड़ी समस्या थी। तो इसमें कहा गया कि अगर आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, अगर आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ है, देखो ऐसा नहीं है कि कोई आदमी चाइना से पाकिस्तान पहुंच गया हो, कोई आदमी चाइना से पाकिस्तान पहुंच गया हो और भाग के भारत में आ गया, अब कह रहा मुझे भी भारत का नागरिक बनाओ, या कोई आदमी ऐसा हो कि जो अफ्रीका का था, पाकिस्तान में पहुंच गया कुछ समय के लिए और बाद में भारत में वापस आ गया, अब कह रहा मुझे भी भारत का नागरिक बनाओ, ऐसा नहीं। उसने कहा कि अगर आपका जन्म अविभाजित भारत में हुआ हो, यानी कि पाकिस्तान अलग होने से पहले जो भारत की रूपरेखा है उसमें आपका जन्म हुआ है और आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए तो आपको कुछ भी नहीं करना, क्योंकि आप तो बिना रजिस्ट्रेशन के आ गए हो, रजिस्ट्रेशन एक्ट बना ही नहीं है। लेकिन 19 जुलाई 1948 को हमने क्या किया, एक रजिस्ट्रेशन एक्ट बना दिया, पंजीकरण एक्ट बना दिया कि अब अगर आप भारत आओगे 19 जुलाई 1948 के बाद, अब अगर आप भारत आओगे तो आपको वहां की पाकिस्तान की सरकार से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? वहां से आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन करवाने, पंजीकरण, परमिट बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? परमिट। पंजीकरण नहीं, इसको परमिट लिख लेना, रजिस्ट्रेशन या परमिट बोल लेना। आपको परमिट लेकर आना पड़ेगा, पाकिस्तान की सरकार से एक परमिट लीजिए और आप यहां पर आइए और दिखाइए कि आप वहां के रहने वाले थे, क्योंकि ऐसी स्थिति में डर इस बात का था कि कोई चाइनीज हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो पाकिस्तान का नहीं है, किसी और देश का है, पर भारत में आ गया, घुस आया और नागरिकता मांग रहा है। तो उन्होंने कहा कि वहां से आप परमिट लेकर आइए। अगर आप परमिट लेकर आए भारत में और आप आ गए, और आप परमिट लेने के बाद आपको यहां पर आवेदन देना होगा, परमिट लेने के बाद आपको आवेदन देना होगा, और जिस दिन आप आवेदन दे रहे हो आपको कम से कम 6 महीने रह चुके हो भारत में कम से कम 6 महीने रह चुके हो। उसके बाद हम भारत की सरकार कह रही है, हम इस चीज पर विचार करेंगे कि आपको भारत की नागरिकता देनी है या नहीं देनी, हम विचार करेंगे। दे देंगे वो अलग बात है, दी है, सबको दी है, वो भी अलग बात है। लेकिन कहीं ना कहीं 19 जुलाई 1948 के बाद अगर भारत आते हो तो आपको समस्या होगी। दो बातें हैं, क्या? अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए और यहां पर रह रहे हो, 19 जुलाई 1948 से पहले आ गए, पंजीकरण एक्ट बनने से पहले, परमिट एक्ट बनने से पहले आ गए और आप यहां पर रह रहे हो तो कोई समस्या नहीं है, वैसे ही नागरिक बन जाओगे। और अगर आप इस डेट के बाद आए तो आपको परमिट लेकर आना होगा, यहां पर 6 महीने स्थायी निवास करना होगा। हम ये भी तो देखना, आप रहना भी चाहते हो कि नहीं, आपको 6 महीने स्थायी निवास करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा, उसके बाद अप्लाई करना होगा। 6 महीने रह चुके हो फिर अप्लाई करना है, रहना पहले या 6 महीने फिर अप्लाई करना है, उसके बाद हम आपको नागरिकता देंगे। ये बात हुई अनुच्छेद 6 में। क्या हुई? अनुच्छेद 6 में। बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। बात करें अनुच्छेद 7 की तो क्या कहता है अनुच्छेद 7? बेटा मैं फिर से एक बात कहूंगा, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको एक बात समझनी चाहिए, अनुच्छेद 5 से 11 में एक बात समझनी चाहिए आपको कि हम बात कर रहे हैं जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन की नागरिकता की। हम वर्तमान समय में नागरिकता कैसे मिलती है इसके ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आज के टाइम पर नागरिकता उस अनुच्छेद 5 से लेकर 11 के तहत नहीं मिलती। आज जो नागरिकता मिलती है वो नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत मिलती है, जिसमें आपने अभी हाल ही 2019-20 में एक एक्ट देखा है CAA, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा हो हल्ला मचा। तो वो हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम 5 से 11 तक पढ़ लेते हैं। तो उसमें क्या हुआ, अनुच्छेद 7 में बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में अनुच्छेद 7 पर बात करते हैं। अनुच्छेद 7 में क्या है कि ये बात तो तय हो चुकी थी कि भारत आजाद होगा, बिल्कुल सर, और ये भी तय हो चुका था कि पाकिस्तान की स्थापना होगी और भारत से अलग किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको ये लगा कि हम भारत में रहेंगे तो शायद ठीक ना रहे, हम पाकिस्तान चले जाते हैं रहने के लिए, पाकिस्तान चले जाते हैं।
तो उन्होंने क्या किया कि भारत से पाकिस्तान चले गए रहने के लिए, भारत से पाकिस्तान चले गए रहने के लिए। अब कुछ दिन तो वहां पर रहे, कुछ दिन तो वहां पर रहे, लेकिन फिर उनको लगा कि शायद हमने पाकिस्तान में आकर गलती कर दी, शायद हमने पाकिस्तान में आकर गलती कर दी, हमें वापस भारत चले जाना चाहिए। कुछ लोग ऐसे भी थे, कुछ लोग ऐसे थे जो पाकिस्तान से भारत आए, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो भारत से पहले पाकिस्तान चले गए। अब उनके मन में लग रहा है कि यार यार गलती हो गई, हमें वापस में भारत जाना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए भी एक कानून बनाया गया कि अगर आप भारत आ रहे हो, देखो अगर आप 19 जुलाई, फिर से कहूंगा, अगर आप 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ चुके हो, 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ चुके हो तो कोई समस्या ही नहीं है। अगर 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ चुके हो तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहां पर बात हो रही है, लेकिन यहां पर बात हो रही है उन व्यक्तियों के बारे में जो 1 मार्च 1947, 1 मार्च 1947, आपको याद होगा कि जो भारत आजाद होता है वो होता है 15 अगस्त 1947 को। यानी कि ये वो लोग हैं जो भारत के आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान भाग गए, भारत के आजाद होने से पहले ही पाकिस्तान भाग गए। अब वहां पर रहे कुछ दिन, अब समझ में नहीं आ रहा, भारत आजाद हो गया, अब समझ में नहीं आ रहा क्या करें, कि भाई अच्छा नहीं लग रहा, मौसम खराब लग रहा है, जो भी रही हो, मजाक की बातें हैं, पर इनके मन में कहीं ना कहीं थी कि नहीं यार भारत ही अच्छा था, ये तो बेकार देश है, ये तो बेकार देश है, क्यों ना हमें भारत वापस लौट जाना चाहिए। तो अगर ये व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गए हो, 19 जुलाई 1948 से पहले ही आ गए हो तो बात खत्म होती है। लेकिन कहीं ना कहीं आप भारत को धोखा देकर गए हो, आपने भारत में अपनी गरिमा नहीं दिखाई, आपने भारत के प्रति अपनी निष्ठा नहीं दिखाई, आपको भारत नहीं पसंद था, आपको भारत पसंद नहीं था। अगर भारत पसंद होता तो आप क्यों छोड़कर जाते। तो सरकार ने कहा अगर इससे पहले आ गए हो तो कोई समस्या ही नहीं है। लेकिन अगर आप 1 मार्च 1947 से पहले पाकिस्तान चले गए और इस डेट के बाद भारत आते हो, इस डेट के बाद भारत आते हो, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रायोरिटी हमारे लिए उतनी ज़्यादा नहीं होगी जितनी भारतीयों की होती है। तो अगर आप इस डेट के बाद भारत आ रहे हो, इस डेट से पहले चले गए और इस डेट के बाद 19 जुलाई 1948, कौन सी डेट है ये, पंजीकरण यानी कि परमिट वाली डेट है, इस डेट के बाद भारत आए, तो अब आपको 3 काम करने होंगे, अब आपको 3 काम करने होंगे। पहला काम तो ये करना होगा कि आपको परमिट लेकर आना होगा। आप परमिट लेकर आओ, पहला तो आप परमिट लेकर आओ। उसके बाद भारत में आने के बाद आप आवेदन करो, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, आवेदन कीजिए, भारत में आइए और आवेदन कीजिए। और इस आवेदन के बाद आप 6 महीने तक रहिए, 6 माह तक रहिए। आवेदन करने के बाद, पंजीकरण रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद 6 महीने तक भारत में रहिए। उसके बाद हम सोचेंगे, भारत सरकार कह रही है, उसके बाद हम सोचेंगे कि आपको भारत का नागरिक बनाना है या नहीं बनाना। क्यों, आप भारत के नागरिक तो थे, लेकिन आपने कहीं ना कहीं भारत में अपनी रुचि इतनी ज्यादा नहीं दिखाई, आपको तो ये लगा भारत अच्छा नहीं था, तो आपने तो ऐसा किया ना, तो आप भाग गए थे। तो इस वजह से अनुच्छेद 7 के तहत जिन व्यक्तियों को नागरिकता दी गई, ये वो व्यक्ति थे जो आव्रजन, इसको हिंदी में बोलते हैं, आपने लिखा देखा होगा, आव्रजन द्वारा नागरिकता, आव्रजन। तो आव्रजन का मतलब है कि पहले पाकिस्तान चले गए और फिर पाकिस्तान से वापस आए। तो ऐसे व्यक्तियों को जो नागरिकता देने के लिए शर्त रखी गई कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आए तो सबसे पहले वहां से परमिट लेके आओ पाकिस्तान से, कि अब भैया हम वापस जा रहे हैं और आएंगे नहीं, अब हम जा रहे हैं और अब हम आएंगे भी नहीं, हम तो भारत में ही रहेंगे, ये कह के आओ। उसके बाद भारत आओ, अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ, अपना अप्लाई करो, अपना फॉर्म भरो। उसके बाद 6 महीने तक रहो, उसके बाद हम विचार करेंगे कि आपको नागरिकता देनी है या नहीं देनी। ये अनुच्छेद 7 में बात होती है। किसमें बात होती है, अनुच्छेद 7 में। मैं फिर से कहूंगा कि ये बात हो रही है जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन, ये बात हो रही है जिस दिन संविधान लागू हो रहा है उस दिन तक किस किस को नागरिक बनाया जाएगा, ये बात हो रही है अनुच्छेद 5 से 11 तक।
देश आजाद हो गया, संविधान लागू हो गया, संविधान लागू होने के बाद किसको नागरिक बनाया जाएगा? संविधान लागू होने से पहले किसको नागरिक बनाया जाए, ये बात है। संविधान लागू होने के बाद किसको नागरिक बनाया जाएगा, ये बात होगी भारत नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है बेटा, इतनी बात समझिए। बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। क्या कहता है अनुच्छेद 8? अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 8 देखो, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, जब भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारतीयों के साथ अंग्रेज बहुत बुरा व्यवहार करते थे, बहुत बुरा व्यवहार करते थे। तो यहाँ पर रहने वाले कुछ धनिक वर्ग के लोग थे या श्रमिक वर्ग के जो भी रहे हों, तो उनको लगता था कि यार या तो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां, बहुत परेशान हैं, तो वो और उनके पूर्वज या उनके माता पिता के साथ वो विदेश चले गए, जैसे कनाडा चले गए, अमेरिका चले गए, अमेरिका आज़ाद हो चुका था, अमेरिका चले गए, या किसी भी देश में चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, कहीं भी चले गए और वहां पर रह रहे हैं, वहां पर विदेश में रहते हैं भारतीय, लेकिन रहते कहाँ हैं? विदेश में। जब उनको ये बात पता चली कि देश आजाद हो गया, कि देश आजाद हो गया, अब उनको लगा कि अरे यार भारत हमारा देश है, हमारी जन्मभूमि है, और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। हम भारत में ही रहना चाहते हैं, हमारी आत्मा भारत में बसती है, हम तो भारत में विदेश में मजबूरी में रह रहे हैं, क्योंकि अंग्रेजों के साथ रहते हैं तो हमें परेशान करते हैं, मारा पीटी करते हैं किसी भी कारण से। जब उनको ये बात पता चली कि भारत आजाद हो गया है या होने वाला है, हो गया है या होने वाला है, तो उनके मन में कहीं ना कहीं ये बात आई कि अब हमें भारत जाना चाहिए, अब हमें भारत लौट जाना चाहिए। हम बात पाकिस्तान की नहीं कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान के लिए आप अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 6 और अनुच्छेद 7 दोनों पढ़ चुके हैं कि पाकिस्तान से आएगा उसके लिए नागरिकता कैसी बनेगी। बात करें विदेशियों की, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान के अलावा किसी और देश में रह रहे हैं, वो किसी भी देश में रह रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया हो सकता है, अमेरिका हो सकता है, कनाडा, कहीं भी रह रहे हैं, लेकिन है कौन? भारतीय। अगर उनके मन में ये बात आती है कि हमें भारत में लौट जाना चाहिए या भारत में रहना चाहिए, भारत ही हमारी जन्मभूमि है, और अगर वो वापस आए तो उनको नागरिकता कैसे दी जाएगी? उनके लिए नागरिकता के इसमें कोई टेढ़ी चीज नहीं है। सिंपल सा कहा गया कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर आपका जन्म भारत में, अविभाजित भारत में, किसमें? अगर आपका अविभाजित भारत का मतलब कौन सा? अविभाजित भारत का मतलब वो भारत जो 1935 में था, वो भारत जो 1935 के भारत शासन अधिनियम में वर्णित है, उस भारत की बात कर रहे हैं, अविभाजित भारत की। बांग्लादेश और पाकिस्तान से अलग होने वाले पाकिस्तान और बांग्लादेश के अलग होने से पहले वाला भारत। तो अगर आप विदेश में रह रहे हैं, आपका जन्म भारत में हुआ है, आपका जन्म भारत में हुआ है, अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, मान लीजिए अगर आपका जन्म भारत में नहीं हुआ, देखो, या तो आपका जन्म भारत में हुआ हो, उस व्यक्ति का जन्म भारत में हुआ हो, आपका जन्म भारत में हुआ हो, भारत में हुआ हो, वो कह रहा है कि नहीं साहब, हमारे तो बहुत पहले चले आए थे, मेरा जन्म तो विदेश में कनाडा में हुआ है, मेरे तो माँ बाप बहुत पहले चले आए थे। तो कह रहा है कि अगर आपका नहीं हुआ हो, आपके माँ बाप का हुआ हो, कह रहा माँ बाप भी नहीं, हमारे तो दादा दादी चले आए थे, तो फिर वो कहते हैं कि आपके माता पिता दादा या दादी किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, किसी का भी जन्म भारत में हुआ हो, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन 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 क्या? लेकिन इसके लिए आपको वहां के राजदूतावास में अप्लाई करना होगा, राजदूतावास में अप्लाई करना होगा, क्योंकि राजदूत जब जानते हैं हर देश में भारत का एक राजदूतावास होता है, तो वहां पर भारत का राजदूत रहता है। आप वहां पर जाइए, उस राजदूत से कहिए कि भाई भारत आज़ाद हो चुका है और मेरे वंशज कहीं ना कहीं भारत से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी भारत का नागरिक बनना चाहता हूं, मैं भी भारत वापस लौटना चाहता हूं, तो मुझे भारत की नागरिकता दिलवा दीजिए। आप उसके पास अप्लाई कर दीजिए। अगर आप उसके पास अप्लाई नहीं करते हैं तो आप एक काम कीजिए, भारत आ जाइए और भारत में आकर अप्लाई कर दीजिए।
लेकिन शर्त वही है कि आपके किसी न किसी पूर्वज का जन्म भारत में हुआ हो, माता पिता दादा दादी किसी का जन्म या आपका जन्म भारत में हुआ हो, तो अनुच्छेद 8 के तहत वे व्यक्ति जो विदेशों में रह रहे हैं वे भी भारत के नागरिक बन सकते हैं। बस इसके लिए शर्त केवल इतनी है कि आपके किसी पूर्वज का जन्म विदेश में, यानी कि किसी पूर्वज का जन्म भारत में हुआ हो, तो आप रजिस्ट्रेशन, लेकिन उसके लिए राजदूतावास में या तो वहां के में या भारत के में आकर आपको अप्लाई करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, और भारत के प्रति आपको अपनी पूर्ण निष्ठा रखनी होगी, तो ही हम भारत का आपको नागरिक बनाएंगे। देखो एक बात सुनना, इसकी एक बात और भी है, ऐसा नहीं है कि ये नागरिकता केवल विदेशी भारतीयों को दी गई, बहुत सारे विदेशियों को भी दी गई। बहुत सारे अच्छे अंग्रेज भी थे, बहुत सारे अच्छे अंग्रेज भी थे, वो कहते थे कि नहीं हम तो भारत में ही रहना चाहते हैं। जैसे आपने सुना होगा टॉम अल्टर, बहुत अच्छे एक्टर हैं, उर्दू पढ़ते हैं, भारतीय निवासी थे टॉम अल्टर, ये विदेशी थे। इनके जो पूर्वज थे वो अंग्रेज थे, वो भारत में रहते थे, लेकिन उन्होंने भारत विभाजित होने के बाद, जो आज़ाद होने के बाद विदेश नहीं गए, उन्होंने कहा हम भारत में ही रहेंगे। तो ऐसे अंग्रेजों को भी भारत की नागरिकता दी गई है, ऐसे अंग्रेजों को भी भारत की नागरिकता दी गई है। वो अनुच्छेद 5 के तहत दी गई है और अनुच्छेद 8 के तहत भी वो ले सकते थे। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? उनका कहना यह है कि हमारे पूर्वजों का जन्म भारत में हुआ था, हमारे माँ बाप का जन्म भारत में हुआ था, अंग्रेज जब आते थे यहाँ पे बच्चे भी होते थे उनके, तो इसके तहत उन्होंने भी भारत में नागरिकता ली है। तो बात करें अनुच्छेद 8 तक आपको समझ में आया। अब बात करते हैं अनुच्छेद 9 से 11 की। अनुच्छेद 9 से 11 की, बेटा बात को सुनते रहना, समझते रहना। बात करते हैं अनुच्छेद 9 की। अनुच्छेद 9, अनुच्छेद 9 में नागरिकता का लोप है। नागरिकता का लोप। सर ये लोप क्या होता है? लोप का मतलब है छीनना, छीनना। अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर, अनुच्छेद 9 में कहा गया कि अगर आपने स्वेच्छा से, अगर आपने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, अगर आपने स्वेच्छा से किसी और देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो क्या होगा? अगर आपने स्वेच्छा से किसी देश की नागरिकता स्वीकार कर ली, तो भारत से आपकी नागरिकता अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तो भारत से नागरिकता स्वतः, मतलब अपने आप स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। कुछ नहीं करना, सरकार को कुछ नहीं करना, सरकार कुछ नहीं करेगी, सरकार को कुछ करना ही नहीं है। अगर आपने नागरिकता ली, तुरंत आपकी नागरिकता भारत से चली जाएगी। कुछ नहीं करना सरकार को। वो मना नहीं कर रहे कि आप नागरिकता स्वीकार मत करो। भारत सरकार ने किसी व्यक्ति को कभी नहीं रोका कि आप उस देश की नागरिकता मत लो। वो कहती है खुला के ले ले, भाई तुझे लेनी है ले ले। अगर आपने किसी देश की नागरिकता ली, तो नागरिकता जैसे ही आपने स्वीकार करी, भारत की नागरिकता आपकी अपने आप चली जाएगी। भारत सरकार को कुछ नहीं करना। लेकिन इसका एक अपवाद है, इसका एक अपवाद है। ये हम बात करेंगे भारत शासन, वो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 में भी बात कर लेंगे इस पर। अपवाद क्या है? अपवाद ये है कि सम्मान में मिली नागरिकता, सम्मान में मिली नागरिकता। अगर आपको सम्मान के रूप में किसी देश ने अपनी नागरिकता दी है, तो ऐसी स्थिति में आपसे भारत की नागरिकता नहीं जाएगी। जैसे बात करें सचिन तेंदुलकर की, सचिन तेंदुलकर को ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता दी गई है और वो सम्मान के रूप में दी गई है। तो ऐसा नहीं है कि सचिन तेंदुलकर ने ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता ले ली तो उसकी भारत की नागरिकता चली जाएगी, बिल्कुल नहीं। सचिन तेंदुलकर को भारत की भी नागरिकता मिलेगी, भारत की नागरिकता उसके पास है। वो बाकायदा राज्यसभा में सांसद रहा है नॉमिनेटेड के रूप में, गया नहीं वो अलग बात है। राज्यसभा में 12 लोगों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति,
तो उसमें वो रहा है, मनोनीत रहा है बाकायदा। बात करें हम अमिताभ बच्चन की, अमिताभ बच्चन को अमेरिका की नागरिकता दी गई है सम्मान के रूप में। किसके रूप में? सम्मान के रूप में। तो क्या अमेरिका की नागरिकता मिलने के बाद अमिताभ बच्चन से भारत का नागरिक नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, अमिताभ बच्चन भारत का भी नागरिक रहेगा, क्योंकि ये नागरिकता उन्हें सम्मान के रूप में दी गई है। किसके रूप में? सम्मान के रूप में दी गई है। अगर सम्मान के रूप में नागरिकता दी जाएगी तो आपसे भारत की नागरिकता नहीं छीनी जाएगी। क्या बेटा इतनी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात करें अनुच्छेद 10 की, बात करें अनुच्छेद 10 की, तो याद रखना मैंने अभी बताया आपको सम्मान की नागरिकता। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10। अभी मैंने आपको अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 7 और अनुच्छेद 8 ये 4 आर्टिकल बताए थे, और इन 4 आर्टिकलों में मैंने आपको बताया था कि भारत की नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है, भारत की नागरिकता कैसे कैसे मिल सकती है। अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 10 में एक बात कही गई कि इन 4 तरीकों के अलावा संसद चाहे, इन 4 तरीकों के अलावा अगर संसद चाहे तो किसी भी व्यक्ति को नागरिक बना सकती है। संसद, कौन? संसद। तो नागरिकता जो है, नागरिकता का जो विषय है वो संघ सूची का विषय है। ध्यान रखना बेटा, जो नागरिकता है, जो नागरिकता है वो संघ सूची का विषय है। किसका है? संघ सूची का विषय है। संघ सूची का विषय मतलब वो है कि केंद्र का विषय है, और इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को है। इस पर कानून बनाने का अधिकार किसको है? केंद्र को है, राज्यों को अधिकार नहीं है। तो संसद अगर किसी प्रकार का कानून बनाती है, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है नागरिकता संबंधी, संसद अगर कोई ऐसा कानून बनाती है नागरिकता संबंधी जो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाता है, अगर संसद ने किसी ऐसे कानून का निर्माण कर दिया जो किसी व्यक्ति को भारत का नागरिक बनाता है, तो वो व्यक्ति भारत का नागरिक समझा जाएगा। यानी कि संसद द्वारा बनाए गए कानून के तहत बनने वाला प्रत्येक व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा। लेकिन संसद इसके लिए बाकायदा विधान का निर्माण करेगी, यानी कि पूरे के पूरे एक्ट का निर्माण करेगी, कानून का निर्माण करेगी। ये बात कही गई, कहां पर कही गई? अनुच्छेद 10 में कही गई। कहां कही गई? अनुच्छेद 10 में। इसके अलावा अनुच्छेद 11, इसके अलावा अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता, माफी चाहूंगा, ये पास्ता और मैगी भी सुन लो थोड़ी सी, मेरी आवाज तो सुनते ही रहते हो, क्या करें, मजबूरी है। संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, कानून बनाने का अधिकार है। संसद को नागरिकता, अनुच्छेद 11, अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार है, संसद को यह अधिकार है कि वो नागरिकता संबंधी कानून बना सकती है। इसमें वो किस किस तरह के कानून बना सकती है? इसमें वो कानून बना सकती है कि किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, किसी व्यक्ति को नागरिकता कैसे मिलेगी, या उसकी नागरिकता किस प्रकार समाप्त की जाएगी, किस प्रकार समाप्त की जाएगी। अनुच्छेद 11 संसद को यह अधिकार देता है कि वो नागरिकता संबंधी जितने भी विषय हैं, नागरिकता संबंधी जितने भी विषय हैं उन सब पर कानून बना सकती है। और संसद ने अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके, संसद ने अनुच्छेद 11 की शक्ति का प्रयोग करके भारतीय नागरिकता अधिनियम, भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 पारित किया, 1955 पारित किया। और समय समय पर इसी एक्ट में संशोधन करती रही, समय समय पर इसी एक्ट में संशोधन करती रही।
और उसी के तहत आज जितने भी लोग हैं उन्हें नागरिकता मिलती है, वो सब इसी एक्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें धीरे धीरे करके कुल मिला के अभी तक 9 बार संशोधन किया जा सकता है चुका है। कितनी बार? 9 बार संशोधन किया जा चुका है। और जो लेटेस्ट संशोधन आपने देखा, जिस पर शाहीन बाग में बहुत हो हल्ला मचा था, आपने देखा देश के सभी भागों में हुआ, वो CAA को रहा हो, चाहे वो NRC को लेकर रहा हो, तो जो संशोधन हो रहे हैं वो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 में हो रहे हैं। क्योंकि 5 से लेकर 11 तक तो जो नागरिकता की बात हो रही है वो उस दिन की बात हो रही है जिस दिन संविधान बनकर लागू हो रहा था, उस डेट को। आज नागरिक कौन बनेगा, ये बात किसमें होगी? मान लीजिए आज कोई आदमी पाकिस्तान से चला है, आज कोई आदमी पाकिस्तान से चला है, बांग्लादेश से चला है या कहीं और से चला है, उसको नागरिक बनाया जाए या नहीं बनाया जाए, क्या ये बात उसमें हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो बात तो 19 जुलाई 1948, 1 मार्च 1947 पर ही खत्म हो जाती है। आज अगर कोई आएगा तो उसको जो नागरिकता दी जाएगी वो भारत नागरिकता अधिनियम 1955 सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 1955 के तहत दी जाएगी। इस एक्ट को मैं आपको एक अलग वीडियो में फिर से पढ़ा दूंगा। क्या बेटा मेरी बात समझ में आई? क्या आपको अनुच्छेद 5 से 11 तक समझ में आया? अगर समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। कोई दिक्कत है बिल्कुल पूछें, हम लोग जितना ज़्यादा हो सकेगा उतना ज़्यादा डेप्थ में जाएंगे, पूरा संविधान कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, मैं जितना पढ़ा रहा हूँ इसके अलावा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी संविधान की, मेरा भरोसा कीजिए। ठीक है, तो बेटा अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, कल फिर मिलते हैं। बाय बेटा, खुश रहो।